Good morning, all of you. Am I audible and visible to you? Please tell me. Good morning, Omkar. Good morning, Shruti, Sejal, Payal, Yadnesh. Everything is fine. Am I audible and visible? Tell me. Good morning, Sejal. Yes, Girish, Tilak, Saloni, Anshita, Pranjal, Harshal, Pranav, Shruti, Komal, Nikose. Again, Komal. Everything is fine. Shall we start? Yes, Yamini. चलो आज स्टार्ट करते हैं. First of all, good morning to all. Welcome to the Super Learners platform, and I'm your educator Komal. आज के लिए सिर्फ इतना. सबको I think मेरा introduction पता है अभी. There is no need to tell. Okay? So, Shruti, Harshal, good morning. In last class, we have talked about. We have completed what? Microscope. Everything about microscope. You know, I think you know about microscope. Their basic idea what exactly is a microscope is. How many types of microscopes are there? You know right now. पता है सबको अभी? कोई डाउट है इसमें? जितना आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया है. एज फार एज मैंने ज्यादा ही आपको बताया उसमें. बिफोर स्टार्टिंग विद सेशन आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आप मुझे ऐसे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम डिफिकल्टी कि उनको ये तो नहीं लग रहा है कि मैम आप थोड़ा एडवांस पढ़ा रहे हो एंड वी जस्ट डोंट वांट टू टारगेट JEE, not NEET. So whether this class are important for us, beneficial for us or not. Anyone have doubt regard like this? Anyone? They anyone have doubt? ऐसा कुछ है? बिकॉज कल ना मुझे एक मैसेज आया और आई थिंक मुझे आई डोंट नो कि वॉट एवर गर्ल और बॉय शी और ही तो उसने पूछा था मुझे कि मैम आई जस्ट वांट टू टारगेट JEE, so whether these biology classes are beneficial for me or not. So someone of you may message me. तो बता सकता है कौन था वो, था या थी, whatever. Me, N.A. Pranjali Manekar. Okay. Why this is so Pranjali? Pranjali, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इनिशियली मैं आपका स्टेट का सिलेबस कवर कर रही हूँ. स्टेट का सिलेबस कवर करते करते इनिशियल में आपके बेसिक्स ले रही हूँ. एक बार फिर से 5 मिनट्स लगेंगे आज, बट ये क्लियर होना इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं इतना ज्यादा एंथुसियाज्म से वी कैन से कि इतना डिवोट होके डिवोशन से आपको पढ़ा रही हूँ. आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा ये स्लाइड्स बनाने में उस सब मैटर कलेक्ट करने में इट टेक्स सो मच टाइम. मुझे बहुत टाइम लगता है, सब मुझे अरेंज करना होता है कि सो दैट कि आपके लिए आपको जो भी स्टडी मटेरियल आपको जो भी मिल रहा है तो
in that study material everything is included, everything with respect to your state and as far as जो भी स्टूडेंट नीट को टारगेट करना चाहते हैं वो। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब हम क्या करते हैं 11th करते हैं 12th करते हैं उसके बाद जो 2 months होते हैं हमारे उस 2 months में हम उस 2 months में हम क्या करते हैं नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं और वी कैन से दैट जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, बट वो हो नहीं पाता। सब 2 महीने में हम करते हैं, सब तब टारगेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें यानी वॉट एवर हमने 12th क्लास में सब कुछ पढ़ा होता है या 11th क्लास में पढ़ा होता है, बट जो वे होता है ना पढ़ने का, what exactly is the direction is that is somewhat ना something is wrong in between that, something is wrong कि हम क्या करते हैं 11th में पढ़ लेते हैं हाँ this much is important for me and I need to target this much portion only, ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इतना याद रखो कि आपने जनरल साइंस लिया है, राइट? तो जनरल साइंस लेना मीन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। मैं ये सोचती हूँ कि इधर जिसके 97% भी आते हैं उसने भी या 98% भी आते हैं उसने भी जनरल साइंस ही प्रिफर करना चाहिए, वॉट एवर ही वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर। मेरा ये मानना है, और ये मेरा ये मानना इसलिए है कि वो एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आई एम आल्सो फेसिंग दैट। हाँ, तो जो ऑब्वियसली हम अगर बायो को स्किप करते हैं, अगर हम बायो को स्किप करते तो बायो के कंपनसेशन में हमें कोई अदर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा कि नहीं? टेल मी, यस और नो? यस यस। तो जो अदर सब्जेक्ट हम लेंगे उसको हमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा, यस। तो वो जो अदर सब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उससे तो बेटर है मैं मैथ्स जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए टारगेट करें मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, उससे तो बेटर है कि हम अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी ही पढ़ ले, हम अपनी सराउंडिंग में जो हो रहा है उसका साइंस पढ़ ले। एंड ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजी किसी को बोरिंग होता होगा। बायोलॉजी सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम अपने बारे में जान रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या हम एग्जैक्टली हमें ये पता चल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑकर, व्हाट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। तो ये तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ होना नहीं चाहिए। यस यस। जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ हमें तो इंजीनियरिंग टारगेट करना है तो हम बायो क्यों ले या बायो की ये क्लासेस क्यों करें, तो ये ऐसे ना अननेसेसरी डाउट्स आप मत रखो, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट कवर कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि हम अगर स्टेट कवर कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका 9th का और 10th का बेसिक पहले लेती हूँ। आपने देखा होगा सेल से जब हम स्टार्ट किया, और स्टेट के बाद समवॉट 2 स्टेप हम आगे चलते, थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा सा एडवांस देख लेते हैं, सो दैट कि हमारी नीट की प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। क्लियर? नीट की प्रिपरेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब जो स्टूडेंट टारगेट नहीं करना चाहते नीट को तो जाने दो, पर जो भी मैं आपको स्टेट के बाद एडवांस पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ आपका नॉलेज गेन हो रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा आप खुद से कोरिलेट कर पा रहे हो, यानी दैट इज समथिंग बेनिफिशियल फॉर यू। यस, तो आप स्टेट तक कन्फाइंड रहो, आप मेरी बातें सुनो जो मैं नीट के लिए बोल रही हूँ, बट उस पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में इंक्लूड मत करो। अदरवाइज नोट्स में इंक्लूड करो तो आप उसको जस्ट एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, उसको ज्यादा मेमोराइज करने की आपको जरूरत नहीं, जो इंजीनियरिंग वाले जो सोचते हैं ऐसा। बट जो नीट स्टूडेंट है तो ये तो एब्सोल्युटली, अगर मैंने सेल का चैप्टर लिया है तो मैं उसको इतना अच्छे से कवर कर दूंगी कि आपको नीट के कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि आप टारगेट नहीं कर पाओ, ये तो श्योर, ऐसे मुझे लगता है। जितना भी आप अगर कोरिलेट करके चल रहे हो, तो कोरिलेट मीन्स उसको एनालाइज करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको खुद के साथ कोरिलेट करके देखना, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता कि जो सेल टॉपिक मैंने लिया है उससे कोई आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं तो उन्होंने अपने स्टेट तक कन्फाइन रहना है। मैं बीच में बताती भी हूँ आपको कि यस दिस मच टॉपिक
इज आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम। तो आपको समझ जाना है कि हाँ यार नीट में पूछते हैं तो मुझे तो पता है, बट ये नीट का है तो शायद से मैं इसको रिवाइज ना करूँ, या मैं जो अपने नोट्स बना रही हूँ मैम की स्लाइड्स मैम की स्लाइड्स देख के जो मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसमें मैं इस नीट के इस सब वॉट एवर सेंटेंस को या इस टर्म को मैं इंक्लूड ना करूँ, मैं सिर्फ स्टेट तक रहूँ। ठीक, बट मुझे तो ये लगता है कि इंजीनियरिंग वाले तो भी उन्होंने इंक्लूड करना चाहिए, एक साइड में बॉक्स में इंक्लूड कर देना चाहिए कि दिस इज फॉर नीट, और उसको हाईलाइटर से उसको अपने अलग से बॉक्स में डाल देना चाहिए। पढ़ना नहीं रहेगा तो वो मत पढ़ना, सिंपल सी बात है, पर इतने अच्छे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो लोग सोच रहे कि हमें तो बायो लेना है, क्यों हम मैथ्स को क्यों छोड़ दें, क्यों ना छोड़ दें, मैथ्स जैसा इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, आई डोंट थिंक सो। मैथ्स और बायोलॉजी ये दोनों टर्म्स इतनी ज्यादा आपके रेगुलर लाइफ में आपको इम्पोर्टेंट है, क्या बताए। मैथ्स भी इम्पोर्टेंट है एंड बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतना मुझे बोलना है कि अब जो भी आप टॉपिक, जो भी आप सब्जेक्ट स्किप करने की सोच रहे हो दिमाग में, जो भी है, ये भी ये नहीं हो रहा है, इरेज। हाँ, तो इतना तो माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि why should I take such type of subject that are not that much beneficial for me। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी कोई लेता है या कुछ भी, तो क्यों ले हम, अगर हम साइंस स्टूडेंट है तो क्यों ना हम बायो पढ़ ले, अगर हम साइंस स्टूडेंट है तो क्यों ना हम बायो ले ही रहे तो मैथ्स पढ़ ले। दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपको बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आगे बेनिफिशियल होंगे। यस, और वॉट एवर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर टारगेटिंग इन फ्यूचर, आपको थोड़ी ना पता है कि आप सक्सेसफुली इंजीनियर है, डॉक्टर, वेल एंड गुड, अगर होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होंगी, टीचर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, हाँ उनके उनके अगर स्टूडेंट्स काफी अच्छे पोस्ट पे हो तो ओके। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या आपने इंजीनियरिंग कर ली, आईआईटी में एडमिशन ले ली, बहुत लोग आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद भी अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ऐसा भी होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स भी है। ठीक है, तो फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बायो भी पूछेंगे, आपको मैथ भी पूछेंगे, तो अगर आपके 12th के 11th के बेस क्लियर होते हैं तो दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बिकॉज बहुत सारी मेरी ऐसे कलीग्स है जो कि कभी कभी अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती है, तो वो मुझे बायोलॉजी पूछने के लिए आती है, मैम आपके मैम मैक्सिमम पोर्शन बायोलॉजी का था एसएससी एग्जाम में, और मैम आप ये बता दो हमें कि ये टर्म ये टर्म ये टर्म, हाँ मीन्स देखो बायोलॉजी तो उसमें भी आया। इफ यू आर टारगेटिंग आईएफएस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो ऑब्वियसली उसमें 2 बायोलॉजी के टॉपिक लेने होते हैं, वॉट एवर बॉटनी, जू, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई भी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और आपको पता है इसमें 30% कोटा होता है गर्ल्स का, और गर्ल्स का कोटा फुलफिल ही नहीं हो पाता, पता है क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के उस प्रीमाइसेस में ऐसे जगह पे कोई जाना चाहता नहीं। बट ऑब्वियसली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज अगर ये बात करते हैं, दिस इज आईएएस कैडर जॉब, व्हाट, आईएएस कैडर जॉब। तो उनको क्या फॉरेस्ट में रहना होता है कि नहीं, उनको प्रॉपर एक प्रीमाइस, एक प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस मिलती है, वहां पे उनको रहना होता है, और जैसी जितनी फैसिलिटीज आईएएस को मिलती है उतनी ही आईएफएस में मिलती है। देखो आईएफएस 2 टाइप के, एक है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, दैट इज अ डिफरेंट वन, एंड एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, दैट इज अ डिफरेंट वन। ठीक है, तो ये बायोलॉजी कहीं भी आपको लैगिंग फील नहीं कराएगा कि यार अननेसेसरी आई एम टेकिंग बायोलॉजी एंड देयर इज नो यूज, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो मैथ्स वालों को क्लियर हो गया होगा। अब बायो वालों के लिए, बायो वालों के लिए ये कि बायोलॉजी टॉपिक, ऑब्वियसली बायोलॉजी इज ओके, ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग है आपको, ठीक है, बट आप सोच रहे हो मैथ्स इतना बोरिंग टॉपिक हम क्यों लें। हाँ, तो आपको ये समझना है कि इंजीनियरिंग is somewhat easy to crack. I'm not talking about IIT, I'm just talking about कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने ज्यादा है कि कोई भी कैसे भी इंजीनियर हो जाता है। IIT से होना दैट इज अ डिफरेंट, वो तो अलग ही टाइम। यस यस, सुन रहे हो कि क्या? एवरीथिंग इज फाइन? बीच बीच में आप कमेंट नहीं कर सकते क्या? हाँ, कहाँ थी मैं? हाँ, तो बायो स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी है कि
एवरी टाइम हमें अपने लाइफ में क्या लेके चलना है, बैकअप। जैसे हमारे घर पे हम इन्वर्टर रखते हैं वैसे, बिकॉज डॉक्टर बनना इज क्वाइट टफ। ये मैं आपको स्ट्रेट ऑफ बोल, टफ है। हाँ, बट अगर हम अच्छे स्ट्रेटेजी से चलते हैं ना, तो नीट क्रैक करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, अगर स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है तो। बायो आपको अच्छा लगता है या कुछ तो ठीक है। इसीलिए हमें लाइफ में एक बैकअप लेके चलना है कि अगर यार मेरे इतने एफर्ट्स ये सब कुछ हुआ और नहीं हो रहा है मेरा कुछ, तो क्या क्यों ना, अगर मेरा मैथ भी ठीक था तो क्यों ना मैं इंजीनियरिंग की तरफ स्विच हो जाऊं, या जेई तो मैं जेई भी दूं और मैं नीट को भी डील करूं। वॉट एवर मेरा कंप्लीट फोकस बायो स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ, नीट रहेगा, बट मैं जेई के लिए भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। हो भी जाता है मैक्सिमम, ऐसा नहीं है, एडवांस तो नहीं, पर जेई जो प्रीलिम्स होता है वो तो जनरली हो ही जाता है। वेरी टफ टू टेल। गिरीश, क्या टफ गिरीश? नीट और जेई। तो आपको ये क्लियर रखना है कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं कि जो हमें फ्यूचर में, गिरीश नीट नहीं, गिरीश अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है ना, स्मार्ट, अगर स्मार्ट अप्रोच है आपका, तो आई डोंट थिंक कि नीट इज डिफिकल्ट एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न। एंड आई नो कि बायोलॉजी के सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं, है ना, 400 करीब बायोलॉजी होता है, तो नो नीड टू वरी। ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, यस। और थोड़े आपको और क्या करना पड़ेगा आपको, somewhat we can say sacrifices for 2 years। 2 साल के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस इन द सेंस, यार ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हाँ सोशल मीडिया से दूर रहना है, हाँ अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, रात को थोड़ा लेट सोना है और सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, थोड़े सेक्रीफाइसेस है। 2 साल, जस्ट 2 ईयर, एक बार एंटर हो जाओ गेट के अंदर, वॉट एवर IIT और वॉट एवर मेडिकल कॉलेज, फिर लाइफ ही लाइफ है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अरे यार मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी तो बहुत पढ़ाई करनी करनी पड़ती है। अरे वो तो आप कर लोगे, एक बार एंटर होना इम्पोर्टेंट है, वो तो दैट इज नॉट ए बिग डील। तो अननेसेसरी आपके निगेटिव सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना। निगेटिव सराउंडिंग मीन्स अरे यार ये पॉसिबल नहीं तुम्हारे लिए, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हाँ, मेक ए डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस विद दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, वॉट एवर दे आर, जो भी हो, आपके फैमिली में भी कोई हो, उनसे आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आप डिस्टेंस इन द सेंस कि उनको, उनकी बातों को ज्यादा मन पे नहीं लेना है, वी कैन से, डोंट टेक इट सीरियसली। खुद पे विश्वास चाहिए। और जो जनरल साइंस लेता है, मुझे तो लगता है कि काफी अच्छा डिसीजन है, और अननेसेसरी आपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और डाउट नहीं रखनी चाहिए माइंड में। क्लियर? और मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको स्टेट का ही पढ़ा रही हूँ विद दैट समवॉट। जैसे कि मैं आप CBSE स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मुझे थोड़ा NCERT का भी है, तो समवॉट में उसके भी पॉइंट्स ऐड कर लेती हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, एंड नीट के भी, बिकॉज आई हैव सो मेनी बुक्स, बुक कलेक्शन बहुत बड़ा है मेरा। और आई हैव आकाश नोट्स ऑल्सो, आकाश के जो नोट्स होते हैं वो भी है मेरे पास। तो मैं सबका एक कंबाइन, एक क्रिस्प फॉर्म ऑफ नोट्स आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ विद डायग्राम, सो दैट की विजुअलाइजेशन इज समवॉट इजियर फॉर यू। बायो में विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है। यस, NCERT इज मस्ट इन नीड, NCERT इज मस्ट इन नीड, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है NCERT में। मुझे ये पता है कि 11th क्लास देयर आर 22 चैप्टर्स इन CBSE बोर्ड, और आपको कितने हैं? ओनली 14 चैप्टर्स। 22 चैप्टर्स डील करने होते हैं, और वो इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है मेरा कि वो हो ही नहीं पाते कंप्लीट, यानी आखिर तक, यानी कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी आई नीड टू कवर इन 11th क्लास, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये छोड़ के कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास में बच्चों को। एंड एज फार एज exam point of view as compared to 12th, 11th is more important। 11th का समझ लो 60% syllabus is from 11th
and all basics are included in 11th class, and whatever is applied knowledge, उस बेसिक को कैसे अप्लाई करना है, that applied knowledge is comes in 12th class 40%. 11th को अच्छे से करो, और ऑब्वियसली जब कभी आप किसी भी टॉपिक को टारगेट करते हो तो इट टेक्स टाइम, जब तक नहीं समझता है उसको छोड़ो मत, और अपनी आस बढ़ा दो पढ़ने के। अभी से समझ लो कि योर काउंटडाउन बिगिन, ऐसे समझ लो कि हो गया स्टार्ट। जो अभी हार्डवर्क करेगा और बाद में क्या हो जाएगा, उस बाद में क्या हो जाते हैं वो जाने दो, धीरे 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 कम होते हैं। समझ लेना है कि हम अपने पाथ से क्या हो रहे, डाइवर्ट हो रहे। जिसका हार्डवर्क का स्मार्ट वर्क लास्ट तक परसिस्ट करेगा, सच स्टूडेंट विल सक्सीड। लास्ट तक हार्डवर्क कंटिन्यूटी, वो स्टूडेंट सक्सीड होगी, और दैट इज श्योर गारंटी। और साइंस भी पढ़ना होना तो ये यार मैं ये छोड़ दूंगी वो छोड़ दूंगी तो मुझे समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसी कोई हिंदी मूवी नहीं है लाइक लव स्टोरी कोई कि हाँ पहला देख लो आखिरी का समझ में आ जाएगा क्लाइमेक्स क्या है। ये तो इस टाइप की सस्पेंस या थ्रिलर मूवी है कि ये बीच में एक भी स्किप कर दोगे तो आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ गए। तो साइंस अगर पढ़ रहे हो और मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो मैं तो थोड़ा सा डिटेलिंग है मेरा, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से मुझे बायोलॉजी इतना फेवरेट है। आई एम हार्डकोर बायोलॉजी स्टूडेंट वी कैन से, बायोलॉजी टीचर वी कैन। तो आप देखो आपकी स्ट्रेटेजीज उस बेसिस पे आप रन करो, ठीक है। अब किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन नहीं है जो भी बायो और मैथ्स के रिगार्डिंग थे। आई थिंक कौन थी वो लड़की, फिर से भूल गई मैं, पायल थी क्या, क्या नाम था, किसने मुझे कोई मैसेज किया था, कौन थी वो, मानेकर समथिंग ना, हाँ मानेकर। तो मानेकर नाम नहीं याद आ रहा है मुझे आपका। यस मानेकर, आर यू देयर? प्रांजलि मानेकर, नो मैम नो क्वेश्चन, यस मैम, ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने ये सब कुछ देख लिया था, और तिलक ने हमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम सबकी जिसकी भी वेवलेंथ शॉर्ट है उसका रिजोल्यूशन अच्छा रहेगा क्या? यस तिलक, हाँ you were asking me this question yesterday if I am not wrong. Yes तिलक, yes मैम। और मैंने कहा था कि दैट इज द ट्रूथ कि एवरी टाइम जिसकी भी वेवलेंथ शॉर्ट है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ काफी शॉर्ट होती है। जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस अटेंड करेगा, यस, और वो रिजोल्यूशन क्या देगा, देयर रिजोल्यूशन पावर इज वेरी गुड, देयर इज अ हाई रिजोल्यूशन पावर वी कैन से। रिजोल्यूशन पावर वी कैन, रिजोल्यूशन ये वर्ड आपको याद रखना है हमारे HDTV से, HDTV हाई रिजोल्यूशन है ना, मीन्स क्लैरिटी इज वेरी गुड, यस। तो दिस इज ऑब्वियसली ट्रूथ कि ऐसा ही होता है। तो तिलक में कल आपको एक एग्जांपल देना भूल गई कि उस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझता। तो इफ यू आर कंसिडरिंग, डू यू नो व्हाट इज EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डू यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम? कोई पढ़ा है आपने ये? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ और कोई जरूरी भी नहीं है। यस तिलक, प्रांजलि, गिरीश, अरे वी नो स्पेक्ट्रम, यस। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि एक गैमा रेज, एक्सरेज, यूवी विजिबल रेज, यस, और आफ्टर दैट IR इंफ्रारेड, आफ्टर दैट माइक्रोवेव, एंड देन यस यस करते रहो अगर पता है तो, माइक्रोवेव, और फिर रेडियो एक्टिव वेव, ऐसे कुछ होता है, एम आई राइट? तो इसमें अगर आप देखोगे तो दीज एक्स-रेज, यस यस, दीज एक्स-रेज हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ, and this radio wave last one,
अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे फिगर मेंशन नहीं करना चाहती बिकॉज इट टेक्स टाइम, तो फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप की फिगर होती है कि 10⁻3, 10⁻5, 10⁻7, 10⁻9, ठीक है, और 10 to 10⁻3 ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है, और इनकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। दिस इज अ वेवलेंथ। ठीक है, तो जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है मीन्स वो डिस्टेंस लेस डिस्टेंस ऑक्यूपाई करता है, एंड उसका रिजोल्यूशन पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए तो रिजोल्यूशन पावर भी ज्यादा होता है, और एक टर्म ऐड कर रही हूँ, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। हाई एनर्जी, हाई रिजोल्यूशन पावर, शॉर्ट वेवलेंथ, and yes, and it takes shorter distance. ऐसे कभी देखा एक्सरे यहाँ से मार दिया और दूसरे घर तक एक्सरे की फिल्म, फिर आपके ऐसा कुछ होता है? कभी एक्सरे करने जाते हो तो नहीं ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और वहां पे ही आपकी एक्सरे फिल्म जनरेट होती है, राइट? यस और नो? यस, यस। फिर से और हम एक्सरे को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सरे रिजोल्यूशन पावर एक्सरे का इतना अच्छा है कि जिसकी वजह से इनसाइड और बॉडी वॉट एवर एनी डिफॉर्मिटीज हैपन विद रिस्पेक्ट टू बोन्स दैट कैन इजीली विजुअलाइज। उसमें हमने कभी आयर रेडिएशन यूज नहीं, उसमें हमने कभी रेडियो वेव्स यूज नहीं की। व्हाई? एक्सरेज ओनली, क्योंकि उसका क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है। जिसका वेवलेंथ शॉर्टर होता है इसका रिजोल्यूशन पावर क्या होता है? अच्छा होता है। यस, हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी का कंसेप्ट आप फिजिक्स के लिए संभाल के रखो, मैं नहीं जा रही हूँ इसमें, पर मुझे पता है, पर मुझे जाना नहीं है। ठीक है, मेरे लिए इतना था ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और एक एडिशनली बता रही हूँ। यस तिलक, तो हमने एक्सरे इसलिए यूज की क्योंकि उसका रिजोल्यूशन पावर अच्छा था। उसका रिजोल्यूशन पावर क्यों अच्छा था? बिकॉज दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर? तो सेम इज द कंसेप्ट विद इलेक्ट्रॉन आल्सो। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आते हैं और उसका their wavelength is also somewhat very short. Because of their short wavelength, they have very good resolution. Because of its good resolution, we can use electron microscope to visualize discrete objects. Discrete objects means objects means cell, inside cell, whatever clearly you can visualize whatever is your mitochondria, inside mitochondria what exactly is happening. ऐसे कुछ सब कुछ क्लियर कट आइडिया हमें किससे मिलती है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब आप क्लियर कर पा रहे हो कि हमने एक्सरे का एक एग्जांपल मैंने दिया है कि उसकी भी वेवलेंथ शॉर्ट है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा है, इसीलिए तो हम एक्सरेज निकालते हैं, हमारे बॉडी के एक्सरेज होते हैं। और रेडियो वेव आपको पता है, जो भी हमारी एफएम रेडियो वेव कितने लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, वो इतने दूर से होते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए इतने ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है। बट एज कम्पेयर टू रेडियो वेव, एक्सरेज समवॉट हार्मफुल। हाँ, हम फ्रिक्वेंटली एक्सरेज नहीं कर सकते, ये म्यूटेशन से डील करते हैं, आगे कभी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस बोलो, मैं हम आगे चलते हैं। यस तिलक? यस। आज क्या टारगेट करना है? शेप ऑफ सेल। Shape of cell. Cell are of different shape. Obviously, everybody knows cell having several kind of shape based on their what? Based on their function. Based on their function. Are you agree with me? Are you agree with me? Is cell having different shape? Several inside our body is dedicatedly made up of cell, but कौन सा सेल किस टाइप का काम करेगा, that is different, and based on their functions their shape may also vary. For example, if you are considering neuron is what? Neuron need to attain longer distance. क्यों? क्योंकि हाथ
एनी हॉट प्लेट को आप हाथ लगाते हो तो वो सिग्नल्स ब्रेन तक इतने दूर तक हमें कैरी करने हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो हमारी बॉडी से होके वो नर्व से होके अप टू आवर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन तक वो ट्रैवल करना, इट टेक्स अ लॉन्गर डिस्टेंस। फॉर सच काइंड ऑफ सेल, we for such kind of functions to perform, we need a cell we need a cell who need to attain longer distance, जो कि longer distance attain करेगा, ऐसा सेल हमें चाहिए। That's why देखो nerves is a cell, this is what, this is the nucleus, हाँ, बट देखो शेप कितना अलग है सेल का, राइट, यस राइट। ऐसे ही कंसीडर करते हैं आर स्मूथ मसल सेल having spindle shape arrangement, having spindle shape arrangement, this is what spindle shape, because constantly contraction relaxation kind of things in muscle takes place। देखो मसल्स भी 3 टाइप के होते हैं, मस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ रहे आप, मैं जस्ट आपको एक बता रही हूँ कि मसल सेल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स, they are having spindle kind of arrangement, such type of arrangement, because they need to perform such type of functions। मसल के क्या फंक्शन होते हैं, क्या करना है उनको, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर मूवमेंट need to take place with the help of muscles, right? Yes, if you are considering RBC, so see, our RBC is somewhat having different shape, like this kind of shape is here, this kind of shape, disc means biconcave, have you heard this term earlier, biconcave, ये वर्ड सुना है आपने? देखो अगर आप देखोगे इस साइड से ये ऐसा कॉन्केव और नीचे से देखोगे डाउनवर्ड तो एक ऐसा है, दिस आर बाइकॉन्केव शेप, ये आरबीसी इज, क्यों? बिकॉज आरबीसी आर प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यस, एंड along with blood, red blood cell need to travel throughout our body। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन में हाँ बीच में कुछ आ गया और आपके आरबीसी यहाँ पे ही जाके कन्फाइंड हो गया, आगे ट्रेवल ना कर पाए। तो हम अगर ऐसा कुछ शेप मेंटेन करें कि वो शेप इजीली ग्लाइड हो सके, ग्लाइड होना यानी ट्रेवल होना, इजीली ट्रेवल हो सके, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी। तो दैट्स व्हाई आरबीसी शेप इज व्हाट, आरबीसी शेप इज disc shape। That is also another type of cells। Columnar epithelial cells, these are present in our respiratory tract, whatever is we inhale air, in that air the microorganisms are also there। So here columnar epithelial cells secrete some kind of mucus, and that columnar epithelial cell trap that kind of microorganism in, and they have some brush border like epithelium, जो कि उसको क्या करते हैं, हमारी एयर को फिल्टर होने के लिए हेल्प करते हैं। तो उस बेसिस पे उनका क्या है, अरेंजमेंट है। यस, इफ यू आर कंसिडरिंग, देखो इफ यू आर कंसिडरिंग ओवम, ओवम इज होली राउंड, राउंड शेप होता है ओवम का। देखो ये ओवम शेप क्या है, राउंड शेप। ओवम, ओवा एक फीमेल गैमेट, दैट इज हैप्लॉइड वन। डू यू नो व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? मैं अभी नहीं इसको टारगेट करूंगी, जब आएगा तब देखेंगे। बट डू यू नो दिस, व्हाट इज एन, what is 2n? yes, बताओ श्रुति, हर्षल, सेजल, do you know this n 2n? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो यज्ञेश, नो डिप्लॉयड सेल, ओके यज्ञेश नो, तो यू जस्ट वेट यज्ञेश, हम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वो देखना नहीं है फिलहाल यज्ञेश, जब हम सेल डिवीजन देखेंगे तो एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। तो आपको लग रहा है यार इतना इजी था ये, हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। पायल, 2n means diploid, yes, and n means what? n means, yes, n means haploid, ठीक, haploid, very good, very good। हाँ, तो ovum having round shape, inside ovum so many nutritive substances are there that is required for the embryo to grow। इसकी वजह से उसमें एक
एक उसका साइज भी समवॉट बड़ा है और उसका जो शेप है दैट इज व्हाट राउंड इन शेप। ठीक है, दीज आर बोन सेल्स, वी कैन से द ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, देखो समवॉट इस काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज दिस, somewhat branches are also there. huh? If we are considering sperm cells, the sperm cells are somewhat smaller in size and the shape is different as compared to rest of the cell. Their shape is different as compared to rest of the cells because sperm need to travel from their body into sperm need to travel inside female reproductive tract. फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके उसको वहां पे भी ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस अटेंड करना है, सो दैट कि इट टारगेट ओवा, वेट सो दैट इट टारगेट ओवा एंड सक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो स्पर्म को एक टेल चाहिए, स्पर्म इज व्हाट, स्पर्म नीड टेल। तो उस बेसिस पे स्पर्म का सेल डिजाइन हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि वॉट एवर इज अ basic design is same. It also have nucleus, it also have nucleus, it also have nucleus, it is also having nucleus, it is inside it also having nucleus. Basic design is same, but their shape may vary depending on the several functions, depending on the several functions they are performing. Clear? ये clear है? सिर्फ सब में न्यूक्लियस है, every cells having nucleus except one. ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? अब आप बोलोगे मैम आपने तो बाउंड्री बना दी और आरबीसी को एक साइड में कर दिया, तो सब में न्यूक्लियस है, सिर्फ एक में न्यूक्लियस नहीं है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है बोलो? enucleated cell, have you heard this term earlier? enucleated cell तिलक है कि नहीं आज? enucleated cell, yes. Have you heard this name earlier? Have you heard this term earlier? enucleated cell पता है आपको क्या होते हैं? Tell me. Yes मैम, तो बोलो क्या होते हैं? Yes, इतना आप फास्टली टाइप नहीं कर सकते क्या? बताओ जल्दी, आगे जाना है। enucleated कौन सा सेल है इसमें से जिसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है? यस, निकल जाता है, वेरी गुड, निकल जाता है बोलना, ठीक। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज व्हाट, दैट इज आर आरबीसी। इनसाइड आरबीसी नो न्यूक्लियस इज देयर। इनसाइड आरबीसी तिलक ने जो बोला है वो बोलूंगी मैं, इनसाइड आरबीसी जिसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है और जिसमें से न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, फाइनली दे डजंट हैव एनी न्यूक्लियस, तो उसको हम कहते हैं कि इन्यूक्लिएटेड। क्लियर? और न्यूक्लिएटेड सेल्स मींस जिसमें न्यूक्लियस है, दीज ऑल आर व्हाट, न्यूक्लिएटेड सेल। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि व्हाई आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस। नोट करो आपके इसमें, व्हाई आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस। क्यों आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है? Does RBC doesn't require nucleus, and why? Because nucleus में, inside nucleus DNA is there and DNA translated into protein, and because of which protein is formed, and in our body required protein, our cell required protein, so RBC doesn't require protein. Is it so? तो इसका आंसर आपको सर्च करना है कि why RBC is unique, why RBC is enucleated, why not nucleated. Clear? ओके भाविका, ठीक, चलो आगे चलते हैं। आ गया मेरा, हो गया ना ब्लैक। साइज ऑफ सेल, पहले स्लाइड दिखा दी, अब मुझे क्वेश्चंस पूछने आपसे। हाँ,
तो आपको पता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है? साइज की बात कर रहे हैं हम, शेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइज की बात कर रहे हैं. वी आर डीलिंग विद साइज ओनली राइट नाउ. टेल मी लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ. लार्जेस्ट सेल. अब डायनासोर्स तो नहीं है तो उनके सेल्स को हम लार्जेस्ट सेल नहीं बोलेंगे. ठीक है. ऑस्ट्रिच एग. वेरी गुड. वेरी. जिसको हिंदी में शतरंग कहते हो, आय थिंक मराठी मध्ये म्हणतात शहामृग. राइट. शहामृग म्हणतात ना मराठी मध्ये. यस. हाँ. तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट तो हो गया क्या है, ऑस्ट्रिच है. ठीक है. एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन. कौन सा स्मॉलेस्ट होता है बता. वन इज द स्मॉलेस्ट वन. टेल मी. अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है जिसका साइज सबसे कम है. नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे. माइक्रोप्लाज्मा. यस. अंशिता. वेरी गुड अंशिता. माइक्रोप्लाज्मा स्टेजर. यस. एटम. एटम को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डील नहीं करेंगे ना बेटा कोमल. तो एटम ऑब्वियसली एटम का साइज तो माइक्रोप्लाज्म से भी छोटा है. यू आर राइट कोमल. बट दैट एटम इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ना. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, बायो को टारगेट कर रहे हैं. राइट. सेजल. वेरी गुड. कोमल इज ऑल्सो कह सकते कोमल, बट एटम को हम लिविंग नहीं कहेंगे. अमीबा नहीं गिरीश, अमीबा का साइज उससे बड़ा है. माइक्रोप्लाज्म सबसे माइक्रोप्लाज्मा है जिसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है अगर हम अर्थ पे ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की बात करें. इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट ह्यूमन, so can you tell me which one is the largest cell inside our body? Which one is the largest cell? Nerve. लार्जेस्ट. यहाँ पे पकड़ में आ गया गिरीश. अब गिरीश को टारगेट करना है मुझे. गिरीश कह रहा है नर्व्स. अरे भूमिका भी टारगेट में आ गई. ये राइट. नहीं मस्त. गिरीश हो गई, भूमिका हो गई और नर्व कहने वाले. वेरी गुड. और कोई लार्ज इंटेस्टाइन. ओमकार. वाओ. और एनी अदर. अरे इतने ही क्या, 3-4 स्टूडेंट, 23 पार्टिसिपेंट. अरे क्यों आज कम पार्टिसिपेंट्स है क्या. कोई यज्ञेश. ओभा. पायल. राइट. अब आगे भूमिका, गिरीश, ओमकार. तिलक ने कुछ आंसर नहीं किया. डॉली. स्पर्म सेल एंड ओवम. नहीं बेटा, मैंने आई एम आस्किंग यू अबाउट लार्जेस्ट वन. लार्जेस्ट वन इज व्हाट. ओवा. एंड व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट. चलो स्मॉलेस्ट बता दो. you had given. Yes. Maybe skip हो गया होगा. Sperm. Very good. Sperm is a human cell. कोमल कौन सी ह्यूमन सेल. ह्यूमन सेल्स की बात करें तो there are several human cells ना कोमल. तो which one is the smallest one and which one is the largest one? I'm asking you that. And अब मैं इन तीनों को टारगेट करती हूँ. मैंने आपको आई एम आस्किंग यू लार्जेस्ट. आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट लॉन्गेस्ट. आपने लॉन्गेस्ट बता दिया. गिरीश, भूमिका एंड ओमकार. नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट वन. लॉन्ग लेंथ की बात में मैं साइज की बात कर रही हूँ. वॉल्यूम काइंड ऑफ. हाँ. तो ओके. यस. ओके. ठीक है गिरीश. हाँ. साइज ऑफ सेल यहाँ पे जो भी है आपको काफी इंपॉर्टेंट है. दिस इज इम्पोर्टेंट एज फार एज योर स्टेट इज कंसर्न एंड नेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो जनरल आपको पता होना चाहिए. दिस साइज यू नीड टू मेमोराइज. साइज एटलीस्ट आपको इसका साइज पता होना चाहिए. एटलीस्ट माइक्रोप्लाज्म का और ऑस्ट्रिच का. ठीक है. तो देखो सेल वैरी इन साइज. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल. Most of the cells. That's why we call it as microscopic. That's why we required microscope. Right? Yes. इसलिए तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए. And some are macroscopic. For example, ostrich egg. 18 सेंटीमीटर. 18 सेंटीमीटर देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप लगेगा क्या? नहीं. These are macro. Macro means larger in size. Macro का मतलब होता है, what does it mean? It's a larger size. You can see
with your naked eyes. Unit used to measure the size of the cell is micrometer, and 1 micrometer is equal to 10 raised to the power -6 मीटर, और यहाँ पे आपको मिलीमीटर में दिया है 10 raised to the power -6 मिलीमीटर. एंड इफ यू आर आप अगर इसमें बात करोगे तो 10 raised to the power -3 मिलीमीटर भी कह सकते हो. इतना कन्वर्जन आपको आता है, बायो के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. बायो के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1 द microplasm size is 0.1 micrometer and the largest cell that is ostrich having 18 centimeter. Just मैं आपके एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो, that's why I'm just introducing this term. Yes, 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 yes. बोलो. स्पर्म का साइज देखो. The sperm is the smallest cell in our body. हमारे बॉडी में तो माइक्रोप्लाज्म नहीं आएगा ना. हमारे बॉडी का सेल है क्या माइक्रोप्लाज्म? ऑब्वियसली कुछ डिजीज अगर कॉज होते तो माइक्रोप्लाज्म एंटर इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आवर बेसिक आवर बॉडी सेल इज whatever if male is concerned, the sperm cell smallest one 5 micrometer and the ovum largest one 120 micrometer. And the nerve cells are not the largest one, nerve cells are the longest one, लंबा है वो 1 मीटर. इतना क्लियर रहेगा? इतना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और बहुत इजी है. आपने तो सभी के आंसर्स मुझे कर दिए थे. सिर्फ ये साइज के सिर्फ टर्म्स आपको देख लेना है एक बार, ये 2 और ये 3, ये तो याद वैसे ही रह जाएगा. ठीक है. और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में नो डोंट बी कंफ्यूज, गिरीश, भूमिका एंड ओमकार. ठीक. अब मैंने ये टेबुलर फॉर्म दिया है आपको टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर. दिस इज फॉर नीट स्टूडेंट जो भी नीट को टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने के लिए. और कोमल, जो आप कह रहे थे कि मैम एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यू आर राइट बेटा, बट एटम इज नॉट कंसिडरिंग लिविंग थिंग. हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो. ठीक है. तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है. और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि वायरसेस हैविंग स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू इवन माइक्रोप्लाज्म. माइक्रोप्लाज्म से भी वायरस छोटा होता है. बिकॉज ऑफ दैट वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व इट. वी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो यहाँ पे समवॉट ओवरलैपिंग यू आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे यार लाइट भी यूज कर सकते, इलेक्ट्रॉन भी कर सकते, इसलिए कि लाइट माइक्रोस्कोप से भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया यू कैन विजुअलाइज, बट क्लियरली नॉट विजुअलाइज बिकॉज ऑफ रिजोल्यूशन पावर. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैविंग गुड रिजोल्यूशन पावर, तो आपको वो माइटोकॉन्ड्रिया लाइट माइक्रोस्कोप से भी विजुअलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी होगा, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसकी क्लैरिटी काफी अच्छी आएगी. Their resolution power is more because of that. Yes, clear है ये? यहाँ पे most of the plant cell, animal cells, no need to learn. किसी को भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ एक आइडिया माइंड में फ्रेम हो कि यस ऐसे चलता है हमारे बॉडी में कि वायरसेस तो बैक्टीरिया से, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी छोटे. हाँ, राइबोसोम्स जो कि हमारे सेल की बॉडी के सेल इनसाइड आवर सेल राइबोसोम्स आर देयर, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. प्रोटीन्स आर स्मॉल, लिपिड्स आर स्मॉल. एंड सबसे स्मॉलेस्ट एटम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ठीक है. और वायरसेस को भी हमने देखो, अगर इफ आई एम कंसिडरिंग माइक्रोप्लाज्म, और मैं कह रही हूँ कि माइक्रोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर ऑन द अर्थ, दैट इज कम्स अंडर स्मॉलेस्ट. वेट, कहाँ गया मेरा पेन? दैट इज कम्स अंडर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. बट उस सबसे स्मॉलेस्ट सेल में मैंने वायरस को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वायरस सेल ही नहीं है. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वायरस इज व्हाट? असेल्युलर. चले आगे. शैल वी मूव फर्दर? यस, हाँ, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ये आपको सिर्फ विजुअलाइज करनी है, थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहे आइडिया, कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें से, सिर्फ एक वायरस देखना है और बैक्टीरिया. अब हम प्रोकैरियोट. बेस्ड ऑन देयर आर
देयर आर करना था यहाँ पे, देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल विथ स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब हम मेन टर्म पे चल रहे हैं, हमने ओवरऑल सब आइडिया क्लियर कर लिए, नथिंग इज लेफ्ट, राइट। अब हमें देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली प्रोकैरियोट इज एंड व्हाट एग्जैक्टली यूकैरियोट इज based on the structural difference. Whatever is the structure, basic structure, I'm talking about basic structure. I'm not talking about round, so whatever spindle, I'm not talking about that. I'm talking about in basic structure of cell. Basic structure means whether that they have nucleus or not, whether they have mitochondria or not, whether they have cell wall, capsule, whether they have flagella or not. This kind of terms we are going to target here. हमें basic structural difference के basis पे we are differentiate our cell into two categories based on structural difference. These two categories are prokaryotes and eukaryotes. Right, Omkar? तो प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? बैक्टीरिया। इन्होंने पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लिया। प्रोकैरियोट्स ओनली ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम, तो यू नो ना बैक्टीरिया कम्स अंडर विच किंगडम? आई थिंक नीलम ठाकुर मैम है जो आपका किंगडम स्टार्ट किया है उन्होंने, राइट? स्टार्ट हुआ है आपका किंगडम, किंगडम ऑफ प्लांट एनिमल। नो, ठीक है, भाविका से नो, यज्ञेश से नो, ठीक है, हो जाएगा। और आई थिंक 9th to 10th में सुपरफिशियल आइडिया होगी आपको कि किंगडम बैक्टीरिया कम्स अंडर विच किंगडम? यस, एनीवन? बैक्टीरिया कम्स अंडर विच किंगडम? टेल मी प्लीज। नो, how much time left? 10:52. Yes, no, bacteria comes under Monera. Have you heard this term earlier? सुना है आपने ये टर्म को इसके पहले? नो, यस, यज्ञेश से यस। तो एक किंगडम होते हैं, वी हैव 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम होती है। आउट ऑफ दैट नंबर फर्स्ट इज, पहला जो किंगडम है वो क्या है? मोनेरा। एक किंगडम है जिसमें सिर्फ डेडिकेटेड कौन आएंगे? एक मेजर क्लास डेडिकेटेड कौन आएंगे? आर बैक्टीरिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर मोनेरा किंगडम। आफ्टर दैट second kingdom is what? Kingdom Monera, Protista, fungi, plants and animals. ठीक है, ठीक है, हम किंगडम सिस्टम नहीं पढ़ रहे, जस्ट इनिशियली मैंने आपको थोड़ा जस्ट एक ओवरव्यू काइंड ऑफ क्लियर। जो चीजें जहाँ पे पढ़नी होती, जहाँ पे पढ़ना है ना वहां पे पढ़ना चाहिए, अदरवाइज ना अननेसेसरी क्या कह सकते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर, you know this is very common, means having single cell organism, and eukaryote is complex one, itne bhi complex है, more than one cell, multicellular. Whatever are animals, in that animals vertebrates or invertebrates are there. ये टर्म नहीं पता तो हो जाएंगे, आपको किंगडम आप स्टार्ट हो ही जाएगा। एंड प्लांट्स आर दो। यस, चले आगे। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट्स पे मुझे लगता है ये आज का सेशन है। होपफुली मैं सोच रही हूँ वेडनेसडे को आपका एक सेशन लूँ, बट मेरा खुद का शेड्यूल इतना ज्यादा पैक है कि मेरे स्कूल्स के भी है क्लासेस, और ये भी है, फिर उसके बाद मेरी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम भी है, मुझे उसकी भी पढ़ाई होती है। आई हैव सो मेनी टारगेट्स। तो देखते हैं, अगर वेडनेसडे को हो पाता है तो आई विल टेक योर क्लास, अदरवाइज आई विल इन्फॉर्म यू, राइट? तो मुझे लगता है कि शायद से ना हो, तो इसके लिए हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं।
कल कर लिया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन? बताइए। यस टेल मी। MPPMT में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन? अरे प्लीज आंसर। कितनी टाइप की सेल आप पढ़ते हो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? अब भी तो बताया मैंने। यस भाविका। आई थिंक 2। भाविका सेज 2। ठीक है, गुड। प्रांजल 2, ओमकार 2, प्रणव 2, दिव्या 2, श्रुति 2, तिलक 2। वाह, एक भी 1 और 3 वाला नहीं है? नो वन? ओके, द आंसर इज C। अब कोई ओमकार वाटकर प्रोकैरियोट यूकैरियोट। हाँ तुम कह रहे हो ना, मैं नहीं कह रही हूँ। तो some are prokaryotic, right? Some are eukaryotic and some are in between prokaryotic and eukaryotic, mesokaryotic। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती है, इसको कहते हैं हम नीट की पढ़ाई। हाँ, some are mesokaryotic, prokaryote, eukaryote और mesokaryote। अब ये क्या होता है, मैंने somewhat उसका explanation रखा है यहाँ पे। As mesokaryotic cell, answer is what? C। As a mesokaryotic cells contain a well organized nucleus। उसमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। और ये टर्म, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये किसका है? यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, लाइक दैट ऑफ यूकैरियोट। यस, एम आई राइट? बट इट डिवाइड, बट ये डिवाइड कैसा करता है? एमाइटोसिस। बट इट डिवाइड एमाइटोटिकली लाइक प्रोकैरियोट। अब बोलोगे अब मैम ये एमाइटोसिस क्या है? आ गया फिर से कॉम्प्लिकेटेड। कुछ नहीं है। हैव यू हर्ड बाइनरी फिशन? हैव यू हर्ड दिस नेम बाइनरी फिशन? अनदर नेम ऑफ बाइनरी फिशन इज व्हाट? एमाइटोसिस। सिंपल। दूसरा नाम है बाइनरी फिशन का, क्या? एमाइटोसिस। ये सेल डिवीजन में फिर से मैं इसको डील करूंगी, ठीक है? बट आपको तो पता है बाइनरी फिशन किसमें होता है? बैक्टीरिया में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? बैक्टीरिया का। न्यूक्लियस, इट हैविंग न्यूक्लियस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? यूकैरियोटिक का। यस और नो? यस, बैक्टीरियाज में और प्रोटोजोआज में भी होता है बाइनरी फिशन। अगर आप अमीबा की बात करते हो तो भी बाइनरी फिशन होता है, ठीक है? पर ये प्रोकैरियोटिक फीचर है डेडिकेटेडली बाइनरी फिशन। मैक्सिममली हम बैक्टीरिया को ही डील करते हैं बाइनरी। सॉरी, हाँ, यस। तो ये मीजोकैरियोट ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं इन बिटवीन, दैट इज मीजो मीन इन बिटवीन कैरेक्टर। it somewhat look like, it somewhat seems to be like eukaryote, in other sense it seems to be like prokaryote, so that cell termed as mesokaryote, which indicate its nucleus resemble both eukaryote and prokaryotic। ठीक है? एग्जाम्पल क्या दिए? आपको एक अलगी के एग्जाम्पल। सर्टन रेयर अलगीज आर देयर which comes under mesokaryotic category. These are gymnodium और पेरिडिनियम, ठीक है? तो ये आपको स्टेट वालों को याद नहीं रखना है, ये नीट वालों के लिए थोड़ा सा है कि वो याद रखना है। इवन मीजोकैरियोट, ये कंसेप्ट भी नीट वालों को याद रखना है। बट ये एमाइटोसिस क्या होता है ये आपको स्टेट स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, व्हाट इज एमाइटोसिस। सो टेल मी नाउ व्हाट इज द आंसर? Answer is 3। Clear? Clear? 3। Yes, Tilak, Bhavika, Sejal, clear है ये concept mesokaryotes का? How many types of cells are there? Prokaryote, eukaryote, और इन दोनों के बीच का क्या? Mesokaryote। कुछ बहुत ज्यादा टफ पढ़ा क्या हमने?
अरे ऐसी छोटी छोटी बातें होती जो टाइम टू टाइम अगर क्लियर होते जाते हैं तो हमारी जो स्टडी है वो काफी इजी गोइंग होती है। यही तो सब है आपके नीट में। देखो एमपी नीट पीएमटी का क्वेश्चन है, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट। हाँ, तो नो, नो नॉट क्लियर श्रुति। नो एस किस सेंस में कह रहे हो आप? क्लैरिटी के सेंस में कह रहे हो कि टफ नहीं है ऐसे बोल रहे हो? नॉट टफ। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, है ना? तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे फैक्ट। क्या हम इस स्लाइड को कर ले कि आज का सेशन क्लोज करें, क्योंकि मेरा टारगेट तो यहाँ तक था आज, इस स्लाइड तक मेरा टारगेट था। क्या करना है, टेल मी फास्ट। 22 पार्टिसिपेंट्स क्यों कम हो रहे हैं? आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि थोड़ा फास्ट जा रहा है? सब कुछ आपके स्टेट बेसिस पे ही है। आपके स्टेट की बुक को आगे रख के मैं आपका पढ़ के प्रॉपर सब पॉइंट्स को उसमें कवर करना चाहती हूँ हर बार। Just tell me, yeah, guys, why you are not replying? Getting, ma'am. Okay. You understand everything, Pranjali Manekar. Okay. प्रांजलि मानेकर में क्लियर हो गया है कि तुम जेई स्टूडेंट हो। हाँ दिव्या, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग मैम। ओके भाविका, यस गेटिंग गेटिंग। तो ये पार्टिसिपेंट्स आज कम क्यों है? आई थिंक मुझे लगता है कल की क्लास में तो 28 पार्टिसिपेंट्स थे और आज चले तो। बट आप ना कंटिन्यूटी को मेंटेन रखो। अगर कंटिन्यूटी बीच में लैप्स हो गई तो समझो कि आपका टारगेट भी गायब। ठीक है, कंटिन्यू करें कि क्या? इट टेक्स जस्ट ए 5 मिनट फॉर मी कंप्लीट दिस। क्या करें? इसको कंप्लीट करें। बीच में अगर मीटिंग क्लोज हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो मैम, वी नीड टू स्टॉप। ओके, नो प्रॉब्लम, वी स्टॉप हियर। हाँ, we will see you on a most probably on a Saturday or a Wednesday. Continue. uh, एक प्रोकैरियोटिक का जस्ट एक आइडिया देख लेते हैं। जस्ट एक 5 मिनट भाविका, जस्ट फॉर यू जस्ट होल्ड फॉर 5 मिनट। तिलक, यस कंटिन्यू। ओके, जब तक मीटिंग क्लोज नहीं होती जस्ट हो ही जाएगी अभी। ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल एक सुपरफिशियल, दिस इज अ सुपरफिशियल स्लाइड। Prokaryotic cell is what? Prokaryotic cell lacks nucleus. Everybody knows prokaryotic cell lacks nucleus. And most of the internal spelling mistake यहाँ पे structure होना चाहिए था. Most of the internal structure of eukaryotic cell. अब अगर मैं बात करूँ किसी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल इज व्हाट? प्रोकैरियोटिक सेल बेचारा हमारा सिंपल सा सेल है, बिकॉज सबसे पहले अर्थ पे कोई आया, सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज व्हाट? प्रोकैरियोट। जैसे हमारे मोस्ट प्रिमिटिव हमारे मोबाइल ले लो, कितने सिंपल थे, टिकटॉक, हाँ रिलायंस के छोटे से बेचारे डब्बा फोन, बहुत प्रिमिटिव थे। और धीरे धीरे इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है कि नाउ यू हैव आईफोन, यू हैव वी कैन से OnePlus 70, इतने ज्यादा अच्छे अच्छे मोबाइल है हमारे पास। तो सेम iPad सेम। तो वैसे ही हमारी प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि नेचर ने उनको बहुत ज्यादा हाईफाई कुछ चीजें दी नहीं है। सिंपल सिंपल एक छोटा सा न्यूक्लियस नहीं, एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल दे दिया है, छोटा सा जेनेटिक मटेरियल दे दिया है, सर्कुलर डीएनए। एंड डीएनए ना कहते हुए मैं इसको क्रोमोसोम कहूंगी। क्या कहूंगी? क्रोमोसोम। सर्कुलर क्रोमोसोम दे दिया है और एक छोटे छोटे बेचारे राइबोसोम्स दे दिए और कह दिया है कि सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, इससे ऊपर आपको नहीं दूंगा। नहीं, तो सिंपल ना, सिंपल। और एक छोटी सी टेल दे दी घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। छोटे छोटे सीलियास दे दिए हैं और फिमरिये दे दिए। इनको इनको हम अभी टारगेट नहीं करेंगे, सीलिया फिमरिये को, जस्ट एक हम आउटलाइन देखें। दिस इज योर सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बनाई तो एक सेल से है ना। क्लियर है?
यानी उस नेचर ने उनको सिर्फ एक सिंपल सर्कुलर क्रोमोसोम दिया, दैट्स इट. There is no any but if you are considering eukaryote, inside a eukaryote, मैं कैप्सूल वगैरह में कुछ डिटेल में नहीं गई, जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया बता रही हूँ. न्यूक्लियस इज देयर, एक प्रॉपर एक मेम्ब्रेन है. इनसाइड दैट न्यूक्लियस योर जेनेटिक मटेरियल इज देयर, डीएनए इज देयर या क्रोमोसोम भी कैसे, मैं कहूंगी इसको भी मैं क्रोमोसोम. Apart from that, inside that cell, mitochondria is there. If I am considering eukaryotic cell, ribosomes are there. If endoplasmic reticulum is there, Golgi body is there, lysosomes are there. If plant cell होगा तो उसमें वैक्यूल्स भी रहेंगे. ठीक है, तो ये है सिंपलेक्स और ये है हम कॉम्प्लेक्स. सिंपल. अब आपके लिए एक और होमवर्क कि आपको क्रोमोसोम और डीएनए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको फाइंड आउट करना. व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए. यस, पता है किसी को? अभी तो बता दो, चलो पता है तो बता दो. व्हाट इज डज दिस टू टर्मिनोलॉजीज आर सेम